बच्चों आज मैं आपके सामने हूँ एक न्यू चैप्टर के साथ नेम मैट्रिसेस. Actually this is plural of the word matrix, or you may pronounce this one as matrix. Okay, and now in the beginning, as I used say, as always say to you, you are guessing that one correctly, that you should have your pen and paper in front of you. पेन और पेपर रखना ही नहीं है बल्कि उसके ऊपर नोट करना है. एंड आई से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें. शेयर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि शेयर करने पर ही अपना ये वीडियो उन लोगों के पास पहुंचेगा जिनको इसकी आवश्यकता हो सकती है. ओके, एंड दैट विल ऑल्सो be morale boosting for our channel. Okay, now I'm going to start the topic. First of all, in this lecture I'm going to discuss about the definition of the word matrix. Matrix, actually plural of this word matrix is matrices. Okay, so first of all I'm going to define the word, the term matrix, what is matrix, and after that one we will understand what is the order of a matrix. What we mean when we say order of the matrix is this one. Symbols of matrix. Obviously matrix से पढ़ा है तो उसका symbol पता होना चाहिए कि लिखेंगे कैसे. And if every matrix has some elements inside it, and so why we need to symbolize its elements. Okay, so I start from the definition of the word matrix. Actually, matrix is defined as it is an array of or you can say that it is a rectangular array of numbers. When we say numbers, then it is very much clear that we may take any kind of number, and we know that the superset of numbers is complex number. So actually जैसे ही हम लोग नंबर्स कहते हैं तो उसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ट्राई टू मेक इट क्लियर दैट द नंबर्स मे बी रियल और मे बी कॉम्प्लेक्स. देखो कॉम्प्लेक्स का ही प्रॉपर सबसेट होता है रियल नंबर का सेट, इसलिए केवल कॉम्प्लेक्स कहेंगे तो रियल नंबर्स तो होंगे, बट यूजुअली वी यूज real number and complex numbers. So I am writing here real or complex. Okay, so this is a rectangular array of numbers in the form of rows and columns. देखिए rows and columns, actually these are very known to us. हम लोग कह ये रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि मैट्रिक्स कोई कहे तो मैट्रिक्स सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि ये एक अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट का कोई वैल्यू नहीं होता. मान लीजिए कि आपके स्कूल में एग्जाम हो, आप लोगों को अरेंज किया गया हो, एक रूम में आपका सीट प्लान बना हो, सो दैट इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज अ मैट्रिक्स. तो अगर वो एक मैट्रिक्स है तो उसका कोई वैल्यू नहीं हुआ. आप एग्जाम दोगे, उसके जो पेपर होंगे, उसके जो मार्क्स होंगे, वो अलग चीज है, लेकिन उस अरेंजमेंट, उस सीट प्लान का कोई वैल्यू नहीं होगा. सो मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू. सो दिस वन इज अ नोटिंग पॉइंट दैट मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू. ओके, इट हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू. अब इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो कभी कभी मन में आता है कि इट इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस. नहीं भाई, लेस इंपॉर्टेंस नहीं है. एक्चुअली मैट्रिक्स में हम लोग जो अरेंज करते हैं नंबर्स को, दोज अरेंजमेंट्स आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ. एक्चुअली साइंटिफिक डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये बहुत यूजफुल होता है. कभी एक समय था कि जब मैट्रिक्स के यूज से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन जो यूज किया करते थे कोड वर्ड्स, उसकी डिकोडिंग लोग करते थे. ओके, सो एक्चुअली इट इज एन एरे ऑफ नंबर्स. और ये जो एरे जो है, अरेंजमेंट जो है, सजावट जो है, वो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है. तो सबसे पहले तो हम लोग रोज और कॉलम्स को रिकॉल कर लें. वी नो दैट, बट वी शुड रिकॉल दैट वन. इस तरह के हॉरिजॉन्टल लाइन को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रो. तो रो का जो डायरेक्शन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकल जो होता है वो होता है कॉलम.
कॉलम, जैसे मान लो कि कुछ नंबर्स लिखे गए 2 3 1 4 5 6 0 1 3, तो इसमें ये कहलाया रो 1, ये कहलाया रो 2, मतलब ये एलिमेंट्स हो गए रो 1 के। तो रो 1 के एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए? रो 1 के एलिमेंट्स हो गए अपने पास 2 3 और 1। सिमिलरली रो 2 के एलिमेंट्स हो गए 4 5 6 एंड रो 3 के एलिमेंट्स हो गए 0 1 3। इसी तरह से अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर नंबर्स को के अरेंजमेंट की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम 1। ये हो गया कॉलम 1 जिसके एलिमेंट्स हो गए 2 4 और 0। इसी तरह से ये हो गया कॉलम 2, ये हो गया कॉलम 3। so these 9 numbers are here shown written in the form of rectangular shape and horizontal, in the direction of horizontal the numbers has been taken is called of the of first row. These numbers are belonging to the first row, ये second row, ये third row, ऐसे इधर first column, second column, third column. So this one is very easy, you can understand very easily to this one. लेकिन अब इसके बाद जरूरत होता है कि इन नंबर्स को हम लिखें कैसे। तो इन नंबर्स को हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ऑब्वियसली अब हम लोगों को चाहिए कि सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी अरेंजमेंट में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं। देखो इस अरेंजमेंट में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं? इस अरेंजमेंट में 3 रोज है 1 2 3 और 3 कॉलम्स है। जैसे क्लियर, मान लो कि नंबर्स को हम लोगों ने ऐसे अरेंज किया होता, मान लो कि हम लोगों ने नंबर्स को ऐसे अरेंज किया होता 5 1 0 2 1 3। अब आप ये बताओ कि इसमें तो ये होता एक रो और ये होता सेकंड रो, ये होता फर्स्ट कॉलम और ये होता सेकंड कॉलम और ये होता थर्ड कॉलम। सो क्लियरली देयर आर 2 rows एंड 3 कॉलम्स। तो आप यही सोचो कि अगर 2 rows और 3 कॉलम्स हैं और इसमें देख रहे हो कि 3 rows और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों स्ट्रक्चर में, इन दोनों के अरेंजमेंट में कुछ फर्क है। इस फर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों ने एक टर्म यूज किया, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज साइज। तो साइज ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन द सेम थिंग। और इसका मतलब ये होता है कि आप लिसनर को ये बताओ कि इसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। इज इट क्लियर? आप लिसनर को ये बताओ कि इसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं। तो अगर आप ये कहो कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि if any matrix had m rows and n columns, if any matrix had m rows and n columns, then its order is known as m by n. If a matrix had m rows and n columns, then its order or size, you may use both these words, size is called m by n. It is read as m by n, but usually we use m into n for this one. लेकिन बेटा देखो हम लोग कैसे बोलते हैं, रूम का साइज अगर बोला जाए कि आपके रूम का साइज क्या है, आप जिस रूम में बैठ कर करके आप इस वीडियो को देख रहे हो उस रूम का क्या साइज है, तो शायद आप ऐसे बोलो कि 12/10 है। तो 12/10 का मतलब क्या कि आपके रूम का लेंथ 12 यूनिट है और ब्रेथ जो है उसका वो 10 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसमें 2 बातों को ध्यान में रखा। एक तो ये कि पहले जो आपने नंबर बताया दैट बिलोंग्स टू द लेंथ, और दूसरी बात ये कि आपने इन दोनों के बीच में आपने वर्ड यूज किया बाय 12/10। लेकिन लिखते हो आप ऐसे, तो कहने का मतलब कि यहां ये वाला जो सिंबल है ये एक सिंबल के रूप में यूज किया गया। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर लो, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप मल्टीप्लाई कर लो 12 और 10 को। अगर रूम का साइज आप बताते हो इस ढंग से लिख करके, यू डोंट मीन दैट अ लिसनर शुड मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स। आप केवल ये समझाना चाहते हो कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। सो यूजुअली इसको हम लोग बाई पढ़ते हैं, लेकिन आप इंटू पढ़ो, दैट डजंट मैटर यार, आप इंटू भी पढ़ सकते हो। देखो
जब किसी बात को ज्यादा लोग यूज करते हो तो एक समय आता है कि वही सही माना जाने लगता है. सो nowadays we are facing such people who are using in place of by into, and so I also accept this one, but I will say this one as by. I will use by in place of into. तो देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स का साइज अगर जानना है तो उसमें नंबर ऑफ रोज जानेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स जानेंगे, फिर नंबर ऑफ रोज को पहले लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स को बीच में. ऐसा मान लो कि नंबर ऑफ रोज जो है वो 5 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है किसी में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है. तो हम लोग कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है इट इज इक्वल टू 5/3 या इसी वर्ड ऑर्डर को हम लोग साइज बोलेंगे. सो साइज ऑफ द मैट्रिक्स इज 5/3. एंड नाउ वी नीड टू सिंबलाइज द मैट्रिक्स. देखिए मैट्रिक्स को सिंबलाइज करने के लिए हमारे पास 3 तरह के सिंबल है. एक ये सिंबल है, इसके बीच में हम लोग नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में लिखेंगे. या दूसरा ये है, इसके बीच में हम लोग नंबर्स को रोज एंड कॉलम्स में लिखेंगे. या फिर ऐसा है. देखिए वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ये ज्यादा दिखता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली वी जनरली यूज दिस सिंबल और दिस सिंबल एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू. जो आपको ठीक लगता है उसको आप यूज करो, डजंट मैटर. यूजुअली हम लोग इसको सिंबल यूज करते हैं 12th लेवल पर, इसलिए कि बच्चे जो है वो उतने फैमिलियर नहीं होते हैं. तो जब कॉलम्स लिखा जाता है कॉलम्स, तो इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में उनकी आदत नहीं होती है, तो शुरू में मिस्टेक्स होते हैं, नंबर इधर उधर होते हैं. जबकि ये स्ट्रेट लाइन है, खड़ा लाइन है, तो खड़ी लाइन है. तो अगर आप इसके पास अगर कॉलम को लिखते हो तो स्टार्टिंग कॉलम जो है उसके नंबर्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाते हैं, टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन. चलिए कोई बात नहीं, आप कुछ भी यूज कर सकते हो. मैं इसमें लेक्चर में कोशिश करूंगा इसी को यूज करना. ओके. एंड नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस के जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स को अब हम लोग लिखना चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रबिंग द पार्ट ऑफ द बोर्ड. सो नाउ आई हैव दिस पेज. सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. पहले तो हम लोग समझ गए कि मान लो सपोज करो कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए 3/2. तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ इट मींस दैट वी आर हैविंग 3 rows. Number of rows is equal to 3 and number of columns is equal to 2. अब देखो सिंबल हम लोग मैट्रिक्स के लिए यूज करते हैं ऐसा या फिर ऐसा. मैंने कहा था कि हम लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन दोनों आप यूज कर सकते हो, और या फिर ऐसा. चलिए इसको हम लोग लीस्ट यूज करेंगे. तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. तो हो सकता है इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. इसमें रोज कितने होंगे? रोज ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा लाइन रो होता है, और ऐसा वाला लाइन होता है कॉलम. तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि रोज 3 है, तो इसका मतलब ऐसा 1 2 और ये 3 रोज होंगे. लेकिन इसमें कॉलम्स 2 है, तो एक कॉलम तो यही हुआ, एक कॉलम और होगा. इसका मतलब अपने मैट्रिक्स का कुछ आउट स्केच ऐसा होगा, इस तरह का होगा, जिसमें 9 एलिमेंट्स होंगे. देखो यूजुअली इस ऑर्डर को यूजुअली हम लोग इसके नीचे यहां पर लिख देते हैं. इज इट क्लियर? देखो ये नेसेसरी नहीं है, माइंड इट. ये जो ऑर्डर लिखा जाता है ये नेसेसरी नहीं है. हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. चलिए अब मान लीजिए इसके अंदर मैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ नंबर्स लेता हूं. मान लीजिए कि नंबर्स हैं अपने पास 3 2 5 1 0 6. Suppose that this is a matrix named A. Okay, तो अब हम लोगों का इंटेंशन ये है कि ये जो नंबर्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एंट्रीज बोलते हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, इसको एंटिटीज बोलते हैं. इज इट क्लियर? सो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, इन 6 एलिमेंट्स को हम लोग कैसे पहचानेंगे, इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इनको कैसे सिंबॉलिकली लिखेंगे, इसकी बात कर रहे हैं. जैसे मान लो इस एलिमेंट की बात करें तो क्या देख रहे हो? ये रो नंबर 1 हुआ, ये रो नंबर 2 हुआ. सो ये जो 1 है ये रो नंबर 1 को, रो नंबर 2 को बिलोंग करता है. फिर जरा देखो ये हो गया कॉलम नंबर 1 और ये हो गया कॉलम नंबर 2.
अगर आप देखो तो ये 1 कॉलम नंबर 2 को भी बिलोंग करता है, इसका मतलब ये 1 जो है वो रो 2 और कॉलम 2 में बिलोंग करता है। तो हम लोग कहा करेंगे कि ये जो 1 है, इस 1 को सिंबलाइज करेंगे, ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2,2th एलिमेंट। इज इट क्या? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो इस 0 की बात करें, इस 0 में देखो ये कॉलम नंबर 3 हुआ, ये रो नंबर 3 हुआ, तो ये रो नंबर 3 को बिलोंग कर रहा है और कॉलम नंबर 1 को। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पहले रो नंबर लिखेंगे फिर कॉलम नंबर लिखेंगे। तो ये जो 0 है वो एक्चुअली थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसी तरह से अगर कोई कह दे ijth एलिमेंट, तो इसका मतलब हो गया एलिमेंट बिलोंगिंग टू रो नंबर 1, रो नंबर I एंड कॉलम नंबर J। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी एलिमेंट के पोजीशन को समझ सकते हैं। जैसे इसको बोलेंगे हम लोग रो 1 का एलिमेंट, कॉलम 2 का एलिमेंट, मतलब 1,2th एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ओके, सो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको और छोटा अगर करना चाहें तो हम लोग इस बड़ी चीज को, इतनी बड़ी चीज को, ये जो लिखा हुआ है, इसमें इस एलिमेंट वर्ड को हटा करके अपने मन में लिख दें ए बी सी, कुछ भी ए, मतलब कैसे ए कहने का मतलब हम लोग कहना चाह रहे हैं कोई एलिमेंट है। जैसे कैसे लिखा करते थे अलजेब्रा में शुरू में 8-9 में कि लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स, कोई दूसरा लिखता था लेट द एज ऑफ द पर्सन बी वाई। सिमिलरली आप चाहो तो ए लिख सकते हो, दूसरा चाहेगा तो बी लिख सकता है। एक्चुअली बोथ ऑफ देम आर रिप्रेजेंटिंग टू द वर्ड द एलिमेंट। तो ए हम लोगों ने लिखा है एलिमेंट के लिए, और इसके आगे हम लोग लिखते हैं 3-1, इसको 31 नहीं पढ़ेंगे। A31 अगर लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे A31, इसको 31 नहीं कहेंगे। एक्चुअली इसका मतलब ये हो गया कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि चलो एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का है। ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब ये बताओ बेटा कि अगर इतना तुम समझ गए हो तो इन चीजों को हम कैसे लिख सकते हैं। ये जो 1 था इसको हम लोग सिंपली लिख सकते थे A22 = 1। सिमिलरली 0 को लिख सकते थे A31, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह से ijth एलिमेंट को अगर हम लोग चाहो तो लिख सकते थे Aij। ओके, सो इट्स नाउ वेरी क्लियर कि जब भी हम लोग लिखेंगे इस तरह से तो A B C कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, उसका मतलब होगा हम लोग उस मैट्रिक्स के एंटिटी को लिखने वाले हैं, उसके एलिमेंट को लिखने वाले हैं, और उसके नीचे सब स्क्रिप्ट में जो 2 नंबर्स लिखे जाएंगे उसमें से पहला वाला रो नंबर होगा और दूसरा वाला कॉलम नंबर होगा। एंड सो इन दिस वे वी रिप्रेजेंट टू अ मैट्रिक्स। ओके, इस एग्जांपल को हम लोग लें, इस एग्जांपल से थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि एलिमेंट्स को कैसे लिखते हैं। तो मान लो कि हम लोग इस एलिमेंट को कहना चाह रहे हैं कि चलो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये जानना चाह रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितना होगा? तो नंबर ऑफ रोज इसमें हो गया 1, 2 एंड 3, तो नंबर ऑफ रोज 3 हो गए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए इसमें? ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 4। ऑर्डर, या इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि साइज ऑफ ए क्या होगा, तो साइज ऑफ ए का मतलब पहले रो नंबर लिखेंगे फिर कॉलम नंबर लिखेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे, पढ़ेंगे इसको 3/4, बट यू कैन रीड दिस वन एज 3 into 4 ऑल्सो। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ ए यहां तक हो गया। फिर कुछ एलिमेंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप बताओ मुझको कि इसमें 6 को क्या कहेंगे? इस 6 को का जो हम लोग कहेंगे इसको किस तरह से सिंबलाइज करेंगे? तो सिंबलाइज करने के लिए हम लोग उस प्लेस की नेमिंग करते हैं कि ये प्लेस कौन सा है, किस रो किस कॉलम में है। क्लियर? तो प्लेस जिस प्लेस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम लोग पहले जानते हैं। तो देखो बेटा, ये सेकंड रो में है, फर्स्ट रो सेकंड रो, और ये थर्ड कॉलम है, तो ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इसका मतलब हम लोग इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए या बी कुछ भी लिख दिया, ए रो नंबर 2 और कॉलम नंबर
3, तो A23 इज इक्वल टू 6, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2/3 एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू दिस 6। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ मुझको कि इसका पोजीशन क्या है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड रो में है, फोर्थ कॉलम में है, तो हम लोग कहेंगे थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हो गया -7, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट हो गया ये एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड दिस इज इक्वल टू -7। अगर हम लोग केवल इतना लिखें तो हम लोग प्लेस को बता रहे हैं कि किस प्लेस के एलिमेंट को खोज रहे हैं। अगर हम लोगों ने उसके आगे लिख दिया -7, तो हमने ये बताया कि उस प्लेस पर -7 है। Is there any problem regarding this one? I don't think it should have been. Okay, चलिए हम लोग फिर और देखते हैं। हम लोग कुछ इसके हेल्प से एक आध छोटा छोटा क्वेश्चन करें जिससे कि हम लोग और अंडरस्टैंड करेंगे, राइटिंग को हम लोग समझें। जैसे मान लो कि सपोज दैट कहा जाए हम लोगों से कि राइट या ऐसे समझो, राइट अ मैट्रिक्स A is equal to Aij 2/3, where Aij stands for ijth element is equal to, suppose that लिखा हुआ है 2i minus j modulus. Suppose that this one is a matrix defined in this way. तो आपसे कहा जा रहा ना कि इस मैट्रिक्स को लिखो, तो मैट्रिक्स में सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे बेटा वो ये करेंगे कि इसमें ये पता करेंगे कि इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मैं रफ शीट में दिखा रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये 2 रोज है, मतलब एक ये रो होगा, एक ये रो होगा, इसमें 3 कॉलम्स है, तो एक कॉलम तो यही हो गया, दूसरा कॉलम ऐसा होगा और तीसरा कॉलम ऐसा होगा। यही स्ट्रक्चर होगा इसका 2/3, मतलब इसमें 6 एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट्स होंगे, सेकंड रो में 3 एलिमेंट्स होंगे और 2 ही रो होंगे, 3 कॉलम्स होंगे। तो ये स्ट्रक्चर अगर दिमाग में है तो हम बात आगे जाने। मान लो कि हम लोग पता कर रहे हैं A11 मतलब इस प्लेस को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11, तो I के बदले में हम लोगों ने लिखा 1 और J के बदले में लिखा 1, वहां I के बदले में 1, J के बदले में 1 पुट करेंगे तो मालूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 into 1, 2 minus 1 एंड दैट इज इक्वल टू 1। इस एलिमेंट का पोजीशन क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सो A12 I के बदले में 1, I के बदले में 1 और J के बदले में 2, तो I के बदले में 1 तो 2 1 2 minus 2 and that is equal to 0. Similarly A13 that means I के बदले में 1, J के बदले में 3, तो I के बदले में 1 means 2 1 2 minus 3। देखिए इसका मॉडुलस के भीतर आया -1 जो कि मॉडुलस पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया 1। अब ये बताओ क्या हम लोग A14 पता कर सकते हैं? नो नॉट, हम लोग नहीं पता कर सकते। इसमें नहीं पता कर सकते कि इसमें फोर्थ कॉलम है ही नहीं। तो यहां एक बात समझ में आनी चाहिए हम लोगों को, वो बात ये है कि I और J ये दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। अब बार बार मैं नहीं लिखूंगा कि I and J आर नेचुरल नंबर्स, वी विल अंडरस्टैंड दैट वन। So I and J natural numbers हैं and this I is greater than or equal to 1। ये 0 कभी नहीं हो सकता, रो नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, कॉलम नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये 1 या उससे अधिक होगा और ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, तो 2 होगा। सिमिलरली अगर हम लोग J की बात करें, कॉलम नंबर की बात करें, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहां पर जैसे ही अगर हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू इसमें Aij में, तो इस I का वैल्यू कभी भी हम लोग 1 और 2 से, 1 से कम नहीं 2 से ज्यादा नहीं पुट करेंगे और हमेशा नेचुरल नंबर पुट करेंगे। J का वैल्यू 1 और 3 के बीच के ही नंबर्स को लेंगे, 1 लेंगे, 1 से कम नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 3 से अधिक नहीं लेंगे। तो ये बात समझ में आनी चाहिए हम लोगों को। चलिए A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, I के बदले में 2, तो 2 2 जा 4 -1 दैट इज इक्वल टू 3। A22 दैट मींस I के बदले में 2, तो 2 2 जा 4 -2 दैट मींस 2 एंड A23 यहां हम लोग एक I के बदले में 2 ले रहे हैं, तो 2 2 जा 4, J के बदले में 3 एंड सो इट इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर द मैट्रिक्स इज नाउ A is equal to, we can write to the matrix in this way,
A11 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए 1 0 1 और ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हो गए 3 2 और 1 एंड सो this is the answer of this particular question and now we will think about some conditions how we can form a matrix. मैट्रिक्स के कुछ ऑर्डर्स की बात हम लोग करेंगे जैसे मान लो कि अपने पास पहले से दिया हुआ है कि वी आर हैविंग सपोज दैट वी हैव 32 elements. Okay, and we are to make matrices using these elements. इन एलिमेंट से हम लोगों को मैट्रिसेस फॉर्म करना है. क्वेश्चन ये है कि आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो. इसको ऐसे पूछा जाए कि वी हैव 32 एलिमेंट्स, देन व्हाट फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल या ऑर्डर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस. अगर मान लीजिए कि हम लोगों से कहा जाए कि इन एलिमेंट से आप जितने तरह के मैट्रिसेस बना सकते हो उनके ऑर्डर्स को लिखो, तो सिंपली बहुत सिंपल सी बात है. हम लोग अगर कहें तो इसके सॉल्यूशन पार्ट में हम लोग कहें तो हम लोग ले सकते हैं वन रो, एक रो ले लिया, उसमें 32 एलिमेंट्स को डाल दिया, तो एक रो में 32 कॉलम्स बन गए ऐसे. तो इसका मतलब 1/32 एक तरह का मैट्रिक्स हो सकता है. दूसरा मैट्रिक्स हो सकता है 2/16. देखो कभी कभी हम लोग करते हैं क्या कि 1/32 है तो दूसरा तुरंत लिखते हैं 32/1, बट आई डू नॉट प्रेफर दिस वन. ये जो तरीका है इस तरीके में कहीं पर कुछ छूटने के चांसेस होते हैं. सिंपली आप रो नंबर को बढ़ाते चले जाओ, कॉलम नंबर खुद से एडजस्ट होता चला जाएगा. जैसे मैं यही कर रहा हूं 1, तो एक रो में 32 एलिमेंट्स, या दो रो ले लिया 16 एलिमेंट्स. 3 रो नहीं ले सकते, इसलिए कि 3 रो लेंगे तो सबों में एग्जैक्ट एलिमेंट्स नहीं होंगे, कुछ बच जाएंगे या किसी में कुछ कम जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए मैट्रिक्स में. तो चलो 3 नहीं होगा, 4 हाँ हो सकता है. तो 4 रोज में हर रो में 8 एलिमेंट्स, तो 32 एलिमेंट्स उसमें होंगे. सिमिलरली 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा. तो आप 8 रोज ले सकते हो. देखो आ गया, 8 रोज लोगे तो 4 कॉलम्स होंगे. देखो ये आ गया ना इसका उल्टा. सिमिलरली अगर 8 को आगे इंक्रीज करो, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16 होगा. तो 16 रोज और हर रो में 2 एलिमेंट 32 हो गए. तो ये देखो इसका उल्टा आ गया, अपने आप आता चला जाएगा. सिमिलरली 32/1. सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स. अब चलो एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपसे पूछ लेता हूं एंड आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स. मान लो कि ये जो एलिमेंट्स होते, ये एलिमेंट्स 32 ना होकर के अपने पास मान लो कि 13 होते, तो आप 10 सेकेंड्स लो, आंसर दो, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे. यस यू आर राइट. इसके 2 ही पॉसिबल ऑर्डर होंगे. एक होगा 1/13 कि एक रो लिया और 13 उस एलिमेंट में डाल दिया. समझो ऐसा नहीं कि एक बेंच लिया उसमें 13 बच्चों को बैठा दिया. सिमिलरली ये हो सकता है कि 13 बेंचेस लिया, 13 रोज लिया और हर बेंच पर एक एक बच्चा बैठा दिया, तो एक कॉलम तैयार हुआ. तो ये हो गया 13/1. सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स टू बी नोन. देखिए 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं ना जब उसमें 2 चीज होने चाहिए. आप सिंपल सी बात कर रहे हो कि ये एक अरेंजमेंट है, एक तरह समझो कि सीटिंग प्लान है बच्चों का एग्जाम हॉल में. तो 2 अरेंजमेंट कब इक्वल होगा, उसकी पहली तो बात ये होनी चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर सेम हो. अगर मान लो एक रूम ऐसा है जिसमें कि 3 रोज और 4 कॉलम्स में बच्चे बैठा गए, मतलब 3 बेंच लगाया गया है और हर बेंच पर 4 बच्चे हैं. दूसरा रूम ऐसा है जिसमें कि नंबर ऑफ बेंचेस डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उन दोनों में अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर सेम होगा, दोनों अरेंजमेंट सेम तरह का होगा, ऐसा नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो उनका साइज इक्वल होना चाहिए. इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल बात. आप देखो इसमें कुछ ऐसी बात ही नहीं है कि हम लोग इसको जानने के लिए कुछ स्पेशल केयर करें. इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट दे मस्ट हैव द सेम ऑर्डर. दैट मींस उनके साइज सेम होने चाहिए. देखिए इसके लिए एक वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर टर्म यूज कर रहे हैं, कॉन्फर्मेबल और कॉम्पेरेबल. एक्चुअली कॉन्फर्मेबल पहले यूज किया जाता था जिस रूप में हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर अगर सेम हो तो उनको बोलते हैं कॉन्फर्मेबल. 2 मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर का है, मतलब रोज नंबर कॉलम नंबर सेम है, उनका साइज सेम है, तो उसको बोलते हैं कॉन्फर्मेबल. और
नाउअडेज इसके लिए हम लोग कॉम्पेरेबल टर्म भी यूज किया करते हैं। पहले कॉम्पेरेबल हम लोग यूज करते थे दूसरे पर्पज से, लेकिन अब दीज टू आर मिक्स टुगेदर, आप किसी को यूज कर सकते हो। सो दे मस्ट बी कंफर्मेबल और कॉम्पेरेबल, मतलब उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स है अपने पास, अच्छा चलो एग्जांपल फिर लेते हैं, पहले इसको हम लोग समझ लें। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। कहने का मतलब ये कि पहले मैट्रिक्स के और दूसरे मैट्रिक्स के साइज होने के बाद हम कह नहीं सकते कि दोनों इक्वल होगा, पॉसिबिलिटी है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो अब हम लोग उसके इनर एलिमेंट्स को खोजेंगे। मान लो कि पहले मैट्रिक्स का जो रो 1 का सारा एलिमेंट, दूसरे मैट्रिक्स के रो 1 के भी सारे एलिमेंट्स सब सेम हो, एग्जैक्ट उसी पोजीशन पर हो, तो हम लोग ऐसा ही देखेंगे सभी एलिमेंट्स को। अगर सभी इक्वल हुए तो हम कहेंगे कि दीज आर इक्वल मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए इसेंशियल पार्ट है कि उनका ऑर्डर सेम हो, दैट मींस वो कंपेरेबल हो या कन्फर्मेबल वर्ड यूज करो, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। कहने का सेंस ये है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि इफ A इज इक्वल टू, मान लो कि ए आई जे एम बाई एन एक मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स है मान लो कि B इज इक्वल टू बी आई जे टी बाई क्यू। देखो एक चीज से कभी नहीं घबराना, जैसे मैंने इसके अंदर में लिखा ए आई जे, तो ए आई जे और यहां लिख दिया बी आई जे, तो ये नहीं सोचना कि यहाँ ए था इसलिए ए आई जे लिखा गया, बी था इसलिए बी आई जे, नहीं, इसको बस मैच करने के लिए हम लोगों ने लिखा। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ हम लोग लिख सकते थे बी आई जे, यहाँ लिख सकते थे ए आई जे। एक्चुअली ए और बी स्टैंड करता है केवल उसके अंदर के एलिमेंट्स का, कि हम कहना चाह रहे हैं कि ये एलिमेंट है। कौन वाला एलिमेंट है? तो आई जेथ एलिमेंट है। कौन वाला एलिमेंट है? तो जो आईएथ रो और जेथ कॉलम का एलिमेंट है। सो ए और बी स्टैंड्स ओनली फॉर दैट वर्ड। चलिए, तो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों अगर मैट्रिसेस हैं, देन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ एज यू नो, इफ एंड ओनली इफ में दो स्टेटमेंट होते हैं, इफ स्टेटमेंट, ओनली इफ स्टेटमेंट, या कह सकते हो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। मींस ये कि इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, सिंपल लैंग्वेज में यही को। देन a इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू इसका रो नंबर, इसका रो नंबर, एंड इसका कॉलम नंबर और इसका कॉलम नंबर, तभी तो दोनों कंपेरेबल होगा या कंफर्मेबल होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। एंड केवल इतना से नहीं, इतना में तो पॉसिबिलिटी है कि इक्वल हो, इसके बाद ये देखना होगा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, आई जेथ एलिमेंट मतलब आईएथ रो और जेथ कॉलम के जो एलिमेंट्स है, क्लियर, ये जो है ये दोनों के सेम होने चाहिए। इसमें अगर 2 3 ले तो उसका भी 2 3 ले, मतलब बी आई जे अगर इक्वल है, ये दोनों क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता हो तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। इस इफ का मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ये दोनों सेटिस्फाई होगा। इज इट क्लियर? अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिए गए हैं तो हम समझ जाएंगे कि उनका ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अगर मान लो कहा जाए कि नहीं ये गिवन हो, तो हम समझ जाए कि ये सही, मतलब ये दोनों अगर गिवन हो कि भाई उनका ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो हम कहेंगे कि दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस है। इज इट क्लियर? में पहले तो हम लोगों को ये कहा जा रहा ना कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ए और बी इक्वल है। फाइंड द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ इफ टू मैट्रिसेस ए एंड इतना आर इक्वल if these two matrices are equal, then we are to find the sum of x and y plus z, और उसको जानने के बाद हम लोग बता देंगे कि उसका लीस्ट और ग्रेटेस्ट का सम कितना होगा। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड a, पहले तो a पता करोगे, फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करोगे। सो नाउ यू पॉज द वीडियो या टेक स्क्रीनशॉट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, देखिए पहले तो हम लोग ए पता करें, तो ए इज इक्वल टू ए आई जे 3x3 मैट्रिक्स है। देखिए इसके एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है ऐसे, ए आई जे इज इक्वल टू एस जी एन, मतलब सिग्नम फंक्शन, या इसको साइनम फंक्शन पढ़ते हैं, तो सिग्नम फंक्शन आई माइनस जे। अब ये जो फंक्शन है इसके हेल्प से, इसमें पहले तो देखो 9 एलिमेंट्स होंगे, इस ए में 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, मतलब A11 से लेकर के A33 तक होंगे। तो हम लोग पहले इसके एलिमेंट्स को पता करने की कोशिश करें, तो बहुत आसान है बेटा। देखो सिग्नम फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे वो ऐसा था
कि अगर हम लोगों से कोई कहे कि सिग्नम x का वैल्यू बताओ, तो हम लोगों को मालूम है कि इसके 3 ही वैल्यूज होते हैं। कौन कौन से वैल्यूज होते हैं? इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो इसका वैल्यू होता है 1, और इफ x इज इक्वल टू 0 तो ये होता है 0, और इफ x इज लेस देन 0 तो ये होता है -1। क्योंकि हम लोगों ने सिग्नम x को जो डिफाइन किया था वो ऐसा डिफाइन किया था कि मॉडुलस x बाय x या फिर x बाय मॉडुलस x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 होता था इफ x इज इक्वल टू 0। देखो आप ही सोचो, अगर x पॉजिटिव हो तो ये x होगा, मॉडुलस के बाहर निकालोगे तो x होगा, तो ये x बाय x मिलकर के 1 हो जाएगा, यहां भी x बाय x मिलकर के 1 होगा। इसका मतलब इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो आंसर होगा 1। लेकिन अगर x को ले लो निगेटिव, देखो नॉट इक्वल टू 0, तो दो ही हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव और लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो अगर मान लो कि लेस देन 0 ले लो मतलब निगेटिव ले लो, तो अगर निगेटिव लोगे तो मॉडुलस के अंदर में अगर कोई निगेटिव नंबर है तो हमको मालूम है कि मॉडुलस x का वैल्यू जो होता है वो x होता है अगर ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ये निगेटिव अगर मिले तो -x लिखते हैं हम लोग। तो इसके हेल्प से हम लोग समझ गए कि अगर x लेस देन 0 है तो उस केस में ये -x बन के निकलेगा, ये भी -x, तो -x बाय x या x बाय -x इज इक्वल टू -1। तो इफ x इज लेस देन 0 तो इसका वैल्यू होगा -1, और क्लियरली x 0 है तो 0 होगा। तो इसका मतलब ये कि सिग्नम के 3 ही वैल्यूज होते हैं। अब सोचो, ये अगर पॉजिटिव होगा तो आंसर 1 होगा, ये अगर निगेटिव होगा तो आंसर 0 होगा, ये सॉरी आंसर -1 होगा। अगर दोनों इक्वल होगा तो इस केस में हम लोगों को मालूम होगा कि भाई चलो 0 है तो 0 होगा। तो चलिए हम लोग इसको पता करने की कोशिश करें। तो aij का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि इफ i इज ग्रेटर देन j, अगर i j से बड़ा है तो ये वाला पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव होगा तो सिग्नम का वैल्यू सिग्नम x, अगर x पॉजिटिव है तो 1 होता है तो ये 1 होगा। इफ i इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन j, अगर मान लो i इज इक्वल टू j होगा तो i माइनस j इज इक्वल टू 0, और सिग्नम का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर होता है 0, तो इसका मतलब ये होगा 0। इज इट क्लियर? सिमिलरली इफ i इज लेस देन j तो उस केस में i माइनस j निगेटिव होगा, और जैसे ही इसमें आर्गुमेंट या इनपुट निगेटिव हो तो हम लोगों को मालूम है कि इसका आंसर -1 होता है। तो यही 3 एलिमेंट्स इसमें पाए जाएंगे। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हम लोगों को मिल रहे हैं इनको अरेंज कर करके हम लोगों को पहले मैट्रिक्स ए लिख लेना है। तो मैट्रिक्स ए अब हम लोगों को पता है, चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो मैट्रिक्स ए में 3 रोज हैं, ये 1 1 वाला कॉलम है, A1 1 दोनों इक्वल है तो 0 होगा। A1 2 i स्मॉलर है जैसे, तो A1 2 में -1 होगा। A1 3 तो j बड़ा है तो निगेटिव होगा, इसका मतलब -1 होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर हम लोग लें सेकेंड रो में यहां पर तो 2 1 A21 तो I2 J1 पॉजिटिव होगा 1 होगा। A22 0 होगा। A23 I कम है जैसे, तो इसका मतलब निगेटिव होगा -1। फिर A31 I ग्रेटर है, I ग्रेटर है तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब 1 होगा आंसर। यहां पर इसी तरह से A32 अगेन I इज ग्रेटर तो 1 होगा, और यहाँ 0 होगा। इज इट क्लियर? सो A मिल गया अपने पास। इसी तरह से अगर B को हम लोग यहाँ रीराइट कर लें तो ये है x, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल है -1। इसको मैट्रिक्स नहीं पढ़ लेना है। ये हो गया मॉडुलस 0, ये है -1, ये है 1 1 0। अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, सेंस A इज इक्वल टू बी, तो A इज इक्वल टू बी तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, इक्वल होने चाहिए, ऑर्डर तो इक्वल है ही। तो देखो ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, तो x 0 होना चाहिए। ये -1 है तो ये भी -1 होना चाहिए, इसका मतलब ये इसका वैल्यू -1 होना चाहिए। ये -1 है, ये -1 ओके, ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए। दैट मीन्स मॉडुलस z - 2 इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद ये 0 है, ये 0 होना चाहिए, -1 है, -1 है,
ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये सारे एलिमेंट्स को आपको चेक करना चाहिए। कभी कभी इसमें एलिमेंट्स इक्वल नहीं रहेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा कि दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। चलिए अब देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि ये जो y होगा इस केस में जो y होगा वो एक इंटरवल मिलेगा हम लोगों को, y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -1 से लेकर के 0 के पहले तक। इज इट क्लियर? अगर मान लीजिए ये नंबर लाइन पर -1 है, यहाँ पर 0 है, तो अपना y इसके बीच का एलिमेंट होगा, 0 के पहले का एलिमेंट होगा, इसलिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का वैल्यू 0 होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई नंबर ले लें, -1 ले लें, तो इसका वैल्यू -1 होता है, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और इसके बीच का कोई भी नंबर ले लें, -1/2 ले लें, तो इसका वैल्यू -1 होता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि हम लोगों को सबसे बड़ा इंटीजर लेना है, बट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन दिस नंबर, तो इससे स्मॉलर में जो आएगा वो -1 होगा। तो ये रेंज हो गया। सिमिलरली मॉडुलस का कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है कि होगा z - 2 = +-1। यहां से हम लोगों ने पता किया कि z का वैल्यू अगर एक बार हम लोग प्लस लेंगे तो ये इधर से जाकर के ऐड होकर के 3 हो जाएगा, और अगर एक बार माइनस लेंगे तो ये इधर से जाकर के प्लस होगा तो ये 1 आएगा। अब इन तीनों का सम पता कर ले। पहले x + y + z हम लोग मालूम करें, तो x + y + z का वैल्यू हम लोगों को मिल सकता है, एक बार अगर 0 ले लें, और अगर हम लोग y का वैल्यू इस इंटरवल में लें, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग सबसे पहले x और z पहले पता कर लेते हैं, और उसके बाद फिर उससे इंटरवल से हम लोग मालूम कर लें कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग पता कर लें जो नोन वैल्यूज हैं उनको। तो देयरफॉर ये x और z हम लोगों को पता है, तो x + z = 2 वैल्यू होगा, या तो हम लोग z का वैल्यू 3 लें या 1 लें। तो चलिए एक बार मैंने 3 ले रखा है तो 3 हो गया, अगर मैंने 1 लिया तो ये हो गया 0 + 1 1, तो इसके 2 वैल्यूज आए। इज इट क्लियर? अब जरा सा सोचो, y is greater than equal to -1, y is greater than equal to -1 and less than 0। अब अगर इसमें x + z ऐड कर दें, x + z ऐड कर दें, इसमें x + z ऐड कर दें, तो दो वैल्यू होगा, या तो x + z का वैल्यू 3 ले लें, या x + z का वैल्यू 1 ले लें। तो पहले हम लोग 3 का वैल्यू अगर रख करके देखें तो क्या होगा, 3 का वैल्यू रखें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 3, और यहां पर हम लोग ऐड करेंगे -1 में तो ये होगा 2, और यहां पर हो जाएगा 0 + 3। अगर मान लीजिए कि हम लोग इसका वैल्यू ले लें ऐसा, 1 ले लें, तो 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 0, और ये होगा अपने पास इस तरफ। अगर हम लोग इसका 1 वैल्यू पुट कर दें, तो 1 वैल्यू पुट कर दें तो पहले से ये वैल्यू 0 था, 1 ऐड करने के बाद 1 बचा। अब आप देखो इसका वैल्यू क्या हुआ, इसका लीस्ट पॉसिबल वैल्यू 0 है, एंड हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू 3 है। अगर हम लोग इन सारे कंडीशंस को ध्यान में रखें तो लीस्ट वैल्यू 3 दिख रहा है, सॉरी 0 दिख रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू 3 दिख रहा है। इज इट क्लियर? तो अगर हम लोग कहें इस सिचुएशन में बात करें तो हम लोगों को कहना चाहिए कि इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का सम 3 है। इज इट क्लियर? देखिए इक्वालिटी से रिलेटेड दिस वन इज द सेकंड क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू शो दैट 4mn/p = 3xy/z। सिंपली हम लोगों को दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करना है। मैट्रिसेस को इक्वल करने के लिए हम लोगों को पहले तो ये चेक करना है कि उनके ऑर्डर सेम है कि नहीं, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे हम लोग, उसके हेल्प से इन अननोन क्वांटिटीज को पता करेंगे एंड फिर चेक करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सॉल्व इट एंड आई बिलीव यू कैन। ओके, नाउ आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। देखिए पहले तो ये दिमाग में लाइए कि सबसे पहला पॉइंट जो हम लोगों ने कहा था कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जब उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं। सो ये एकदम इसेंशियल पार्ट है, पहले हम लोगों को समझना चाहिए। तो सिंस A = B, सो इट मींस इसका रो नंबर उसका रो नंबर इक्वल होगा, देयरफॉर Z² = 4, एंड इसका कॉलम नंबर उसका कॉलम नंबर इक्वल होगा, दैट मींस P² = 1। वी नो दैट Z² अगर 4 है तो Z का वैल्यू होना चाहिए था +-2। इज इट क्लियर? लेकिन क्या आप कभी बता सकते हो कि कोई रो नंबर -2 होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो आप कभी ये भूल नहीं करेंगे कि Z का वैल्यू +-2 लिखेंगे, नहीं, हमेशा हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। इसलिए कि ध्यान रहे रो नंबर और कॉलम नंबर हमेशा नेचुरल नंबर होता है, 0 भी नहीं होगा। सो Z = 2,
and similarly p is equal to not plus minus 1 इज इट क्लियर। तो दो वैल्यू तो हम लोगों को मिल गया। अब चलिए हम लोग एलिमेंट्स को इक्वेट करें। एलिमेंट्स को इक्वेट करने का मतलब, एंड हम लोगों ने देखा कि np3 मस्ट बी इक्वल टू 6, मस्ट बी इक्वल टू 6। सिमिलरली 2x plus 1 must be equal to x plus 3, 3y must be equal to the third element of first row, y square plus 2, and again factorial m must be equal to 2, factorial m, I'm writing here, factorial m must be equal to this element 2, and 0 0 3 3 good, 0 0 0 0 and so minus 6 must be equal to this. So y square minus 5y is equal to minus 6. With the help of these information we are to find other values, जैसे z और p हम लोगों ने पता कर लिया, ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया, then we are to find mn and xy. चलिए इनके हेल्प से पता करें। np3 हम लोगों को मालूम है, इसका मतलब होता है n into n minus 1 into n minus 2 is equal to 6। 6 को हम लोग लिख सकते हैं 3 into 2 into 1। देखिए अगर हम लोग रिकॉल करें तो npr का मतलब हुआ करता था फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इज दैट क्लियर। इसके हेल्प से अगर हम लोग देखें तो अगर हम कह रहे हैं np3 तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 3, और इसका मतलब हो गया n, फिर इसमें बचा n माइनस 1, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, और ऊपर नीचे का फैक्टोरियल, इसके आगे फैक्टोरियल n माइनस 3 हुआ, नीचे फैक्टोरियल n माइनस 3, ये दोनों कैंसल आउट होने के बाद n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होगा। सो इस तरफ 6 को मैंने लिखा, देखो ध्यान रखो n n माइनस 1 और n माइनस 2 ये सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट, ये 6 को भी मैंने 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में लिख दिया, 3 इंटू 2 इंटू 1। ऑब्वियसली इससे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो उसके ग्रेटेस्ट के इक्वल होगा, जो इसका लीस्ट होगा उसके लीस्ट के इक्वल होगा, जो इसका मिडिल नंबर होगा उसके मिडिल के इक्वल होगा। किसी एक को पिक कर लो तो n इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर रादर, तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इस तरफ 3 है, तो इसका मतलब n का वैल्यू 3 होगा। इसको सिंपली हम लोगों ने जान लिया। चलो एक वैल्यू और मिला। यहां से अगर हम लोग देखें इस पार्ट से तो x को अगर इधर कर दें तो इसका मतलब हो गया x बचेगा, इस 1 को इधर कर दें तो x इक्वल टू 2। चलो ये भी मिल गया। यहां से पता करें तो यहां से देखो मालूम करेंगे तो y स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो माइनस 2 माइनस y में तो ये आएगा माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साफ देख रहे हो, यहां से दो वैल्यू मिला, अपने पास दो वैल्यू मिला, y का वैल्यू 1 और 2। चलिए आगे देखते हैं। m इज इक्वल टू 2, फैक्टोरियल m इज इक्वल टू 2। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल m इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2, इसलिए कि 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2। दैट मीन्स m इज इक्वल टू 2, सॉरी m इज इक्वल टू 2। इज इट क्लियर। एक और वैल्यू मिला, चलिए इसमें हम लोग पता करें तो y स्क्वायर माइनस 5y, ये माइनस 6 इधर जाकर के प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं तो ये होगा 3 और 2 में फैक्टराइज करेंगे, माइनस 3 माइनस 2, सो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोगों को मालूम हो गया y का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। देखिए y का एक वैल्यू हम लोगों ने यहां भी पता किया था, y का वैल्यू 1 और 2, तो इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा तभी एलिमेंट्स इक्वल होंगे। सो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर y इज इक्वल टू, यूजिंग दीस टू, y इज इक्वल टू 2। अब y का वैल्यू, x का वैल्यू सब कुछ मालूम है, तो हम लोग चेक करके देखें तो देयरफॉर 4mnp इज इक्वल टू 4mnp, तो 4 टाइम्स m का वैल्यू 2 यहां, तो 4 इंटू 2 इंटू n का वैल्यू हम लोगों ने शुरू में फाइंड किया था, नहीं बीच में फाइंड किया होगा, यहां पर 3, सो 3। p का वैल्यू हम लोगों ने यहां फाइंड किया, z यहां है, तो p का वैल्यू 1, सो इट इज इक्वल टू 6 4 24। सिमिलरली अगर हम लोग पता कर लें
मालूम करना 3xyz एंड 3xyz इज इक्वल टू 3 टाइम्स x। x का वैल्यू हम लोगों ने पता किया यहाँ 2, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू वाई। वाई का वैल्यू हम लोगों ने अभी मालूम किया इन दोनों के हेल्प से, इट विल बी इक्वल टू 2, सो इट इज इक्वल टू 2 इंटू z। z का वैल्यू पहले से हम लोगों ने पता किया था ऑर्डर को इक्वल करके, तो इसका मतलब 2, सो वी गॉट 2 to the 4 to the 8 3 to the 24, so these two are equal, hence it is proved।